स्वागत सभी को प्रणाम दोस्तों। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट में लेके आया हूं। सीए चेतन मंत्री, लास्ट डे हमने रजिस्ट्रेशन का रिवीजन किया था। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत बड़ा पार्ट है रजिस्ट्रेशन, जिसको हमने 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज किया। आप लोगों ने सुना, प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा वो सेशन। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 15 से ही। वो है इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डॉक्यूमेंट वाला पार्ट। जीएसटी में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिससे दो बिजनेसमैन क्रेडिट का कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। लाइए दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए रेडी हो जाइए। हमारे पास है अब अगला पार्ट, वो है इनवॉइस का, टैक्स इनवॉइस, जो कि हमारे लिए सेक्शन 31 में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सेक्शन 266 इसको डिफाइन करता है। इनवॉइस के बिना आप कभी भी एक दूसरे को क्रेडिट ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी बातें। सबसे पहला आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और आप रेगुलर स्कीम अंडर सेक्शन 9 आओ तो फिर आपको हम इनवॉइस इशू करने की परमिशन देंगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में सेक्शन नंबर 10 में, तो भैया आपको इशू करना है बिल ऑफ सप्लाई, ना कि टैक्स इनवॉइस। रजिस्टर्ड होना जरूरी है, सप्लायर होना जरूरी है, रेगुलर स्कीम में कवर होना जरूरी है। इनवॉइस में क्या लिखेंगे सर? वैल्यू प्लस जीएसटी, और आपकी सप्लाई का नेचर भी कैसा होना चाहिए? टैक्सेबल सप्लाई। तो सर आप टैक्सेबल पर्सन हो, गुड। आप रजिस्टर्ड हो, गुड। रेगुलर में हो, वैल्यू प्लस जीएसटी का आप इनवॉइस बनाओ, और टैक्सेबल सप्लाईज होना जरूरी है। तो अगर 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 आप एक्स की बात करें कि एक्स सेल कर रहा है वाई को, वाई क्रेडिट कैसे लेगा? एक्स का आउटपुट ही वाई का इनपुट है, तो सर एक्स इशू करेगा टैक्स इनवॉइस, और वाई के पास एज अ प्रूफ हमेशा होना चाहिए टैक्स इनवॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ये इनवॉइस कब इशू होगा? क्यों सर? जब इनवॉइस इशू होगा तो ही हमारी लेविएबिलिटी आती है, तो ही हम उसको लायबिलिटी टू पे के लिए मोटिवेट करेंगे। जब तक टैक्सेबल इवेंट तो सप्लाई है, ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन इस टैक्सेबल इवेंट को भी तो अराइज करने के लिए हमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो सेक्शन 31 बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको बताता है कि टाइम लिमिट क्या होगी फॉर इशूइंग द इनवॉइस। तो उसी से तो अपने को टाइम ऑफ सप्लाई मालूम पड़ता है सर। तो सप्लाई आपका टैक्सेबल इवेंट है, लेकिन ये कब होगा उसके लिए आप पढ़ते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहले है, वो है इनवॉइस इशू करने की तारीख। क्योंकि जब तक इनवॉइस इशू नहीं होगा तब तक मैं टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहला सेक्शन 31(1) जो कि आपके लिए गुड्स के लिए बोला गया। तो गुड्स का अलग है, सर्विस का अलग है मालिक। इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट जो सप्लायर इशू करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। क्या है? कमर्शियल डॉक्यूमेंट कौन करेगा? सप्लायर। किसको देगा? रेसिपेंट को। सारी डिटेल उसमें लिखी हुई रहेगी। सेक्शन 31(1) शुरुआत करने जा रहे हैं गुड्स के साथ। बताओ गुड्स की इनवॉइस कब इशू होना चाहिए? दो अलग अलग केसेस, अगर गुड्स में मूवमेंट है या गुड्स में मूवमेंट नहीं है। अगर गुड्स में मूवमेंट है तो सर मूवमेंट स्टार्ट हो उसके पहले पहले, रिमूवल ऑफ गुड्स हो उसके पहले पहले आप इनवॉइस इशू कर देना, सेक्शन 31(1). और अगर आपका मूवमेंट नहीं है, इन केस इस देयर इज नो रिमूवल, तो डिलीवरी के समय या जब आप उसको अवेलेबल करवा दो रेसिपेंट को, उस समय आपको इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। सेक्शन 31(1) ये बहुत छोटी सी दो बातें बोलता है। चलिए मालिक, अगर हम सर्विस की बात करें तो क्या होगा? अगर कोई टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो तो सर इसमें इवन बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विस भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, और आफ्टर भी इशू कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात गुड्स के लिए ध्यान रखना कि एडवांस पेमेंट आने पर या बिना गुड्स के रिमूवल या डिलीवरी हुए आप इनवॉइस इशू नहीं करोगे। तो बड़ी बात क्या, बड़ा डिफरेंस क्या? बड़ा डिफरेंस है सर्विस के केस में आप बिफोर भी इशू कर सकते हो, आफ्टर भी कर सकते हो। तो सर आफ्टर कितने दिन? उन्होंने आपको मैक्सिमम 30 डेज प्रोवाइड किए। नेक्स्ट है सेक्शन 31(2) जो कि सर्विस का है। तो अभी हमने पढ़ा आपको 30 डेज मिले हैं, ये पहला केस। दूसरा केस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम कंपनी, इन सबको गवर्नमेंट ने, इंश्योरेंस कंपनी, इन सबको गवर्नमेंट ने 45 डेज का टाइम दिया। 45 डेज का टाइम दिया हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये रहा 45 डेज। और अगर ये तीसरा रूल की बात करें सर्विस में, सेक्शन 31(2) की, ये पहला केस नॉर्मल 30 डेज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा केस स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए आप 45 डेज इशू करेंगे। और इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी अगर आपस में ट्रांजेक्शन करें, ब्रांच 1 टू ब्रांच बी, ब्रांच 1 टू ब्रांच B2 या सेकंड ब्रांच पे कर रहे हो, तो भैया सुनो, जब ये दोनों आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे ना, जैसे इन्होंने 15 मई को ट्रांजेक्शन किया, तो अप्रैल, मई और जून, ये उस क्वार्टर एंडिंग से पहले पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन है सर, याद करो, डिस्टिंक्ट पर्सन 1 डिस्टिंक्ट पर्सन 2 के बीच का ट्रांजेक्शन है। शेड्यूल 1 अप्लाई होता है, सप्लाई माना जाएगा।
तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर इन विच द ट्रांजेक्शन ऑकर्स, ये आपस में जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो हर दिन हर बार नहीं करेंगे, हर महीने नहीं करेंगे, क्वार्टर एंड पे ये करेंगे। ये था सेक्शन 31(2). 31(3) बोलता है रिवाइज्ड इनवॉइस की जरूरत कब पड़ेगी। अब इनवॉइस रिवाइज कर रहे हो, यस, क्यों सर, सुनो। सपोज आपने 10 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, क्योंकि आप यहां से आपका टर्नओवर 20 लाख, 10 लाख या 40 लाख की लिमिट को क्रॉस कर गया। यहां से अप्लाई करते हैं तो दो बातें पढ़ते हैं मित्रों अपन, 30 डेज के अंदर अप्लाई करा तो यहीं से रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। चलो आपने 25 अक्टूबर को अप्लाई भी कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो 25 अक्टूबर को जैसे ही अप्लाई किया, हो गया अप्लाई, यस। अब रजिस्ट्रेशन कब से होगा, यहां से। लेकिन क्या मेरा दुकान का शटर डाउन है, क्या मेरा बिजनेस बंद कर दिया क्या? नहीं सर, हमने REG1 में अप्लाई तो कर दिया 20 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन भी मिल गया। अब आपको 06 में रजिस्ट्रेशन मिला तो आपका अप्लीकेबिलिटी कब से, 10 अक्टूबर से। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां से यहां तक का क्या करना है, यहां से यहां तक आप इनवॉइस इशू कर पाए क्या? नहीं सर। अभी क्या मैंने बिजनेस में गुड्स बेचे हैं? हाँ बेचे, लेकिन अभी इनवॉइस इशू हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ सर? अभी मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बोला चिंता ना करें मित्रों, आपको विद इन 1 मंथ, जब से आपको ये इशू हुआ 25 अक्टूबर से अगले 1 महीने के अंदर, आपने इस दौरान जो ट्रांजेक्शन किए थे, कब से कब तक, इस दौरान 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच के जो भी थे, देखो, अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड टू हिम। तो इस दौरान बिजनेस बंद हुआ क्या? नहीं। अभी आपने इनवॉइस इशू कर भी दी होगी तो आपके पास क्या नहीं था, रजिस्ट्रेशन नंबर तो था ही नहीं। तो दोस्तों क्या किया जाए? सर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रूल बनाया कि यहाँ पर इनवॉइस को वापस रिवाइज कर देना, उन लोगों को वापस से रिवाइज्ड इनवॉइस भेज देना ताकि वो लोग क्रेडिट ले पाए। अभी उन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्लियर। रेसिपेंट को ITC तभी मिलेगी जब उसके पास रिवाइज्ड इनवॉइस ऑलरेडी हो। नेक्स्ट है 31(3) भी, अगर आपने लेस देन 200 का अमाउंट सेल किया या गुड्स या सर्विस प्रोवाइड की तो कोई रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो देखें, टैक्स इनवॉइस में नॉट बी इशूड इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज लेस देन 200, देन ही शैल इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। तो फिर क्या करूं मैं? मान लो एक छोटा बिजनेसमैन, अरे अपना सबसे सिंपल एग्जांपल, आप कचौरी समोसे बेच रहे हो, आप बड़ा पाव बेच रहे हो मालिक, आप 15 रुपए 20 रुपए का सेल कर रहे हो, क्या हर बार इनवॉइस इशू करोगे क्या? गवर्नमेंट बोल रही है नहीं मालिक, आप लोग टैक्स इनवॉइस इशू मत करना, आप लोग पूरे दिन का क्लोजिंग करके आज बता देना कि दिन भर में आज 10,000 की सेल हुई, बस ये ध्यान रखना। 31(3)C, ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम गुड्स दे रहा है, एग्जाम सर्विस दे रहा है, या फिर जो क्या ऑप्ट कर चुका है कंपोजिशन, वो क्या इशू करेगा? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अभी अपन ने बोला था वैसे कंपोजिशन वाला तो सीधे बिल ऑफ सप्लाई देगा, ये कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स भी जो है 6% से जो टैक्स देते हैं वो भी सीधे क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप सप्लाई टैक्सेबल की भी कर रहे हो और एग्जाम की भी कर रहे हो तो क्या करेंगे? क्या होगा? देखो, अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो आपको टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों करने पे मैं आपको बोलूंगा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दो, एक ही डाटा में सब ले लो। ये 3 बातें ध्यान रखना, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई, और अगर आप दोनों बेच रहे हो तो भी इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब जाएगी? एट द एंड ऑफ ईच डे जाएगा, अगर रेसिपेंट कौन है? अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपेंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस। तो ये कचौरी का, ये समोसे का, इस बड़ा पाव का कोई बिल चाहिए क्या इसको? नहीं चाहिए। तो क्या करें सर, ऐसे छोटे बिजनेसमैन को कहाँ हर बार 15 रुपए 20 रुपए, आप स्टेशनरी की दुकान लेके बैठे हो, कभी 15 रुपए का गुड सेल करते हो, कभी 20 का, कभी 25 का, कभी 100 का, कहाँ छोटे छोटे इन्वॉइसेस करोगे? आप बेच भी किसको रहे हो? आप अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर को ही सेल कर रहे हो, तो जरूरत नहीं है। ये हो गया 31(3)B। 31(3)C, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, रेसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर करके कौन से डॉक्यूमेंट इशू करना है? अगर मान लो आपको एडवांस पेमेंट आया किसी गुड्स या सर्विस का, तो प्रूफ क्या है? एक्स को पेमेंट आया वाई से, एडवांस पेमेंट। वाई के पास क्या प्रूफ है कि उसने एडवांस पेमेंट दिया? तो वो एक्स से बोलेगा मेरे को इनवॉइस दो। एक्स अगर गुड्स का सेलर है वो बोलेगा भाई एडवांस पेमेंट पे तो कोई इनवॉइस इशू होता नहीं है। हाँ, एक्स अगर सर्विस का होता तो चलो फिर भी वो बिफोर द सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस इशू कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि 31(3)D में, इसीलिए हम आपको एक सुविधा दे रहे हैं कि आप एक रिसिप्ट वाउचर बनाओ इन केस यू हैव रिसीव्ड द एडवांस पेमेंट। उसमें सब कुछ लिख देना, नाम पता आपका, उसका सीरियल नंबर। रिसिप्ट वाउचर इंपॉर्टेंट है, उसका रेसिपेंट का भी GSTN लिख देना, गुड्स या सर्विस लिख देना। मेन वर्ड है अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन बोलिए भैया, ये इंपॉर्टेंट था। बस बाकी तो कुछ खास है नहीं। इस एडवांस को फिर आगे हम एडजस्ट कर लेंगे, बोलो मालिक।
ये हमने बोल ही दिया, गुड्स के केस में एडवांस का रूल अप्लाई नहीं होगा। 31(3)(e) रिफंड वाउचर कब इशू होगा? अरे मालिक आपने एडवांस ले लिया लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो अब आप उसको वापस रिफंड करोगे। रिफंड करोगे तो आप वापस रिफंड वाउचर इशू कर देना, है ना। उसमें बताना कि कौन सी रिसिप्ट से पैसा आया था, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करवा देना। सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट अंडर आरसीएम, आप तो जानते ही हो हमारे पास दो तरह का पेमेंट मैकेनिज्म, एक एफसीएम और एक आरसीएम। एफसीएम में वाई जो है एक्स को पैसा देगा, एक्स गवर्नमेंट को देगा, लेकिन इस केस में वाई सीधा ही गवर्नमेंट को देगा, यही आरसीएम है। तो बताओ अब क्या होगा? तो वाई खुद आरसीएम में वाई खुद सेल्फ इनवॉइस प्रिपेयर करे, क्या चेक करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे अंडर आरसीएम शैल इशू अ सेल्फ इनवॉइस ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। 31(3)(f) ने आरसीएम वाला केस कवर किया, ऊपर के सारे केसेस इसका मतलब एफसीएम के थे। बोलो भैया, लेकिन ऐसा कब करना है? सेल्फ इनवॉइस का केस कब होगा? ध्यान से देखो, अगर एक्स रजिस्टर्ड है तो सर ये टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा, वाई इसी पे टैक्स दे देगा, वाई को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एक्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और एक्स से माल खरीदा किसने, गुड्स खरीदा किसने, वाई ने, आरसीएम के तहत वाई को ही सीधा जमा करना है ना। आपने एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से अगर गुड्स या सर्विस लिए तो आपके ऊपर लगेगा आरसीएम 9394 के तहत, सेक्शन 9394 के तहत। अब क्या होगा? आप चूंकि अनरजिस्टर्ड सेलर आपको माल बेच रहा, तो वाई बोलेगा यार अब मेरे को क्रेडिट चाहिए, क्या करूं? तो चेन न टूटे इसलिए आप खुद ही अपनी सेल्फ इनवॉइस बनाओगे और खुद ही पेमेंट ऑफ टैक्स कर दोगे। तो ये तब होगा जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर। कंसोलिडेटेड मंथली इनवॉइस कब हो सकती है? इफ रिवर्स चार्ज अप्लाइड अंडर 94 एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड या एक्सीड्स 5000 इन अ डे फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द सप्लाई। आप कंसोलिडेटेड मंथली इनवॉइस भी इशू कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के केस में कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करना भी रोका गया है। पेमेंट वाउचर कब बनेगा? सुनो इधर, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा लेकिन वाई सीधा ही जमा कर रहा है गवर्नमेंट को टैक्स। अब वाई एक्स को पेमेंट तो करेगा ना, अरे भाई एक्स सेलर है, बोलो ना यार। तो क्या होगा? पेमेंट वाउचर चाहिएगा भैया, किसको? इस आरसीएम वाले वाई को। वाई पेमेंट वाउचर इशू करेगा जब भी वो पेमेंट करेगा अंडर रिवर्स चार्ज। अच्छा, तो दो डॉक्यूमेंट हो गए। पहला, अगर एक्स रजिस्टर्ड है तो ये टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा, उसके बेसिस पे वाई क्रेडिट ले लेगा और गवर्नमेंट को सीधा जमा कर देगा। दूसरा, अगर एक्स अनरजिस्टर्ड है तो वाई जो है सीधा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा अमाउंट और खुद ही सेल्फ इनवॉइस भी इशू करेगा। तीसरा, कंसोलिडेटेड कब बोला गया? 94 में। आरसीएम में आप 94 में कवर्ड हो, तो आप जब 5000 रुपए इन अ डे एक्सीड करे तो कंसोलिडेटेड बना देना। दूसरा एक और वर्ड बोला गया कि ये तब परमिसिबल नहीं जब स्पेसिफिक 93 आपके ऊपर लग रहा हो। पेमेंट वाउचर वाई इसलिए शो करेगा कि उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसने एक्स को पेमेंट कर दिया। बोलिए मालिक। सेक्शन 31(4) क्या बोलता है? अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो सर दो बातें होती है उसमें, या तो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देते हो या स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। ये जो भी इशू कर रहे हो उसके पहले पहले इनवॉइस आ जाना चाहिए। मैंने क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया था, बिल्डर का एग्जांपल लिया था। हर महीने उसको सीमेंट आ रही है, हर महीने उसको गुड्स आ रहे हैं। सक्सेसिव पेमेंट जब इन्वॉल्व हो या सक्सेसिव अकाउंटिंग जब उसका इशू करता हो, उसके पहले पहले उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब होता है कि ऐसी सप्लाई जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लगातार दी जाएगी ऑन अ पीरियोडिक और रेगुलर बेसिस। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की। इसमें तीन अलग अलग पॉइंट थे। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर ड्यू डेट पहले से ही निश्चित है कि हर महीने की अप्रैल का पेमेंट हर महीने की 5 तारीख को आएगा, मई का पेमेंट हर महीने की 5 तारीख को आएगा, मतलब 5 जून को आएगा, ऐसा फिक्स है, तो भैया उसके पहले पहले इनवॉइस इशू कर देना अगर निश्चित है तो। अनसर्टेनेबल है अभी तो फिर जब पेमेंट करो उससे पहले कर देना भाई। पेमेंट आए या पेमेंट कर रहा हो कोई, उसके पहले पहले इनवॉइस इशू कर देना। और अगर आपका कंप्लीशन ऑफ इवेंट से जुड़ा हो तो हमने बोला था मल्टी के एग्जांपल में, जैसे जैसे फ्लोर कंप्लीट होती है वैसे वैसे इवेंट कंप्लीट होता जाता है, वो इवेंट कंप्लीट हो उसके पहले पहले इनवॉइस इशू कर देना। तो बहुत सिंपल है मालिक, ड्यू डेट से पहले, पेमेंट से पहले या इवेंट से पहले। ध्यान रखना, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में उन्होंने 3 महीने वाली कोई बात नहीं कही थी, लेकिन सर्विस में बोला गया कंटिन्यूस सप्लाई तभी माना जाएगा जब एटलीस्ट 3 महीने का पीरियड हो और पीरियोडिक ऑब्लिगेशंस भी हो। ये था इनवॉइस का सेक्शन 31 1 2 3 4 और 5। आखिरी 31(6) में और क्या देखें? 31(6) में अगर सप्लाई ऑफ सर्विस सीज हो गई बिफोर कंप्लीशन तो क्या करेंगे? ओ, आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब ब्रीच हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विस ब्रीच हुई है बीच में, तो इनवॉइस कब इशू करना? व्हेन दैट सप्लाई सीजेस, उसके पहले इशू कर देना। कितने का सर? टू द एक्सटेंट जितने की सर्विस दी। सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट वैसे 1 लाख का था, 70,000 की आप सर्विस दे चुके हो और यहाँ पे रोक रहे हो सर्विस को, ब्रीच कर रहे हो, सीज कर रहे हो, तो 70,000 तक का इनवॉइस बना देना।
आखिरी अपनी मम्मी साड़ी लेने गई है ना, ये देखो मम्मी साड़ी लेने गई, मम्मी दुकान पे साड़ी लेने गई, याद आ गया होगा आपको। दुकानदार बोल रहा है भाभी जी आप तो ये ले जाओ 5 साड़ी, मुझे बता देना। 10 जुलाई को मम्मी साड़ी ले गई, मम्मी ने बोला ठीक है मैं बताती हूँ इसमें से कौन कौन सी मुझे पसंद है, या सब की सब मैं सेल रिटर्न कर दूंगी। तो सेल तो हुई नहीं अभी, अभी तो सेल हुई क्या नहीं, अभी सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स गए हैं। अब ऐसे में वो साड़ी वाला बिजनेसमैन सोच रहा मेरी तरफ से सप्लाई कब होगी, कब मुझे इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। तो टाइम ऑफ सप्लाई पता लगाने के लिए आपका इनवॉइस की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से टाइम ऑफ सप्लाई में आपको हेल्प मिलेगी। अब इसीलिए उन्होंने सेल या अप्रूवल के लिए क्या रूल बनाया, जब भी गुड सेंट ऑन अप्रूवल होगी तो भैया जब वो फाइनल कर दे मम्मी, मान लो मम्मी ने 15 जुलाई को फोन कर दिया हाँ मैं साड़ी रख रही हूँ सब, इसका मतलब वहां से सप्लाई हो गई, तो या तो उस दिन इशू कर दे बिफोर और एट द टाइम 15 जुलाई। मम्मी ने फोन ही नहीं किया तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना समय दिया गया, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो 15 जुलाई से 10 जुलाई से 6 महीने या उसके पहले हो जाए, मम्मी उसके पहले हाँ कर दे, विच एवर इज अर्लियर। इस रूल को ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा भाई, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल। चलो अगर आप एक्सपोर्ट के लिए गुड्स ले जा रहे हो तो सर ना तो ये सप्लाई है ना एक्सपोर्ट है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एग्जीबिशन लगा रहे हो आप। सेक्शन 31 में इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले अपना नाम, सप्लायर का नाम, रेसिपिएंट का नाम, इशू की तारीख, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, डिस्काउंट हो तो शो कर देना, रेट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स, वैल्यू, ये 3 तो शो करना ही है आपको। POS क्या है, डिलीवरी कहीं और तो नहीं देनी है, FCM लग रहा है कि RCM, और आखिरी में साइन। बोलो भैया अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट हो और वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 या उससे ज्यादा हो तो उसका भी नाम पता आपको लिखना पड़ेगा। अगर वो 50,000 या उससे ज्यादा की परचेस कर रहा है, 50,000 से कम हो तो डिटेल इच्छा हो तो मांगना, वो बोले तो लिख देना, नहीं तो सिर्फ अनरजिस्टर्ड लिख देना, खत्म। मॉडल्स क्या होगा सर, कितनी कॉपी, ट्रिप्लीकेट, गुड्स के केस में, सर्विस के केस में डुप्लीकेट, एक ट्रिप्लीकेट एक डुप्लीकेट, एक 3 कॉपी एक 2 कॉपी। 3 कॉपी किसको सर, एक अपने लिए, एक रेसिपेंट के लिए और एक ट्रांसपोर्टर के लिए। गुड्स में, सर्विस में तो 2 ही चाहिए। गुड्स अगर सेल या अप्रूवल पे गए हो तो अभी हमने देखा विचेवर इज अर्लियर वाला 6 महीने वाला रूल लगा लेना। टैक्स इनवॉइस में रिवाइज्ड इनवॉइस भी आता है तो फॉर्मेटिंग उसकी भी ध्यान रखना। ध्यान रखिएगा कि इनवॉइस का फॉर्मेट फॉलो हो, आप अपने मन से कुछ एड ऑन करना चाहे करो, लेकिन मिनिमम इतनी कंटेंट तो होनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या है, कब कब इनवॉइस इशू नहीं होगी, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से नीचे, अभी बताया था। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को और उसको इनवॉइस भी नीचे, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अपना कचौरी, पानी पतासे, है ना, वो लोग का इनवॉइस देते हैं आपको। बोलो भैया चाहो इसकी जगह देख कंसोलिडेटेड इनवॉइस डेली बेसिस पे बना देना कि आज दिन भर में 10,000 का गुड्स बेचा मैंने, बोलिए मालिक, हाँ या ना। तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, इसकी जगह वो चाहें तो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर दें। एक रजिस्टर्ड पर्सन यदि एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन वाला भी बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप दोनों कर रहे हो, टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई, तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर देना। RCM में क्या हो रहा है, इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे अंडर RCM shall issue an invoice so received by him from the supplier who is not registered। ये बात हमने ऑलरेडी देख ली थी, फॉर्मेट हमने ऑलरेडी देख लिया था। नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर, ये देख लिया था भाई। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, जब आपने एडवांस पेमेंट रिसीव करा और फिर रिफंड करना पड़ रहा हो तो कोई सप्लाई नहीं है, कोई टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं हुआ, तो रिसिप्ट वाउचर से पैसा वापस कर देना, क्योंकि पहले आपने, सॉरी रिसिप्ट वापस बोल रहा हूँ, एक मिनट वापस बोल रहा हूँ। अगर आपने एडवांस रिसीव किया हो तो रिसिप्ट वाउचर, अगर एडवांस वापस किया हो तो रिफंड वाउचर, ये लिखा हुआ है दोनों, ठीक। चलिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट की जरूरत क्यों पड़ती है, ध्यान से देखो। क्रेडिट नोट कब इशू करना है और डेबिट नोट कब इशू करना है, बहुत आराम से अपन ने इसको एंट्री से समझा था भाई। एंट्री से आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, इसका मतलब पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। कब ऐसा होगा, जब आप इसको बोल रहे हो कि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो आप क्रेडिट नोट इशू कर दो, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए तो आप डेबिट नोट इशू करो, ऐसा कुछ होना चाहिए। लाओ देखते हैं। क्रेडिट नोट का उन्होंने कोई मीनिंग नहीं दिया, सिर्फ लिखा सेक्शन 237 है और 34(1) में इशू करना। ये लीगल मेथड है जिसमें जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस है उसको हम अमेंड या रिवाइज करेंगे। क्यों करना है सर, क्रेडिट नोट तभी इशू होगा जब सप्लायर डिक्रीज करना चाहे अपनी टैक्स लायबिलिटी को, बोलो। तो हम सप्लायर के एंगल से एंट्री पास करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने मान लो 1,000 रुपए की एंट्री पास की और इसमें GST भी जोड़ा 100 रुपए का, तो ये 1,100 की एंट्री हो गई। अब आपको लगा अरे कुछ गलती हो गई, क्या गलती हो गई, देखो, या तो आपने टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा बता दी, आपने 1,100 रुपए बता दी, जबकि शायद उसको 900 रुपए बतानी थी,
या 1000 रुपये बता दी, जबकि उसको 900 रुपये बतानी थी, तो जीएसटी में अंतर आएगा ना भाई। 1000 रुपये पे 100 रुपये था, 900 रुपये पे 90 रुपये होगा। तो आप क्या करोगे सर, पार्टी को क्रेडिट कर देंगे अपन, डेटर को हम नॉर्मली डेबिट करते हैं। तो बोलो क्या करना है सर, लायबिलिटी रिड्यूस करना है, तो टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा लिख दी, होना कम चाहिए। इनवॉइस ज्यादा लगा दिया, होना कम चाहिए। रेसिपेंट ने कुछ सेल रिटर्न कर दिया, आपने इनवॉइस बनाया था 1000 का, उसने सेल रिटर्न कर दिया 300 रुपये, 700 का इनवॉइस होना चाहिए, तो उसको क्रेडिट कर देना। और उसने सेल रिटर्न कर दी क्योंकि गुड्स डिफिशिएंट थी, तो क्रेडिट कर देना। डेबिट नोट इशू करने का मतलब क्या है, आप डेटर की लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, आप सेलर हो, आप अपने बायर की लायबिलिटी बढ़ा रहे हो। तो ऐसा कब होगा, जब वैल्यू गलती से कम लिखा गई, जबकि ज्यादा लिखवानी चाहिए थी। 1000 रुपये आना चाहिए था, आपने गलती से इनवॉइस 900 का बना दिया, तो और डेबिट करो भैया। रेट कम लगा दिया जबकि रेट ज्यादा लगना चाहिए था, तो डेबिट करो भैया। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एक कंसेप्ट है, ये रीजंस हैं, रीजंस अपन ने ये लिख लिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा, इससे नीचे के पैराग्राफ आपके खत्म हो जाते हैं। क्या डिक्लेरेशन भी लगेगा, यस, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने क्रेडिट नोट इशू किया वो रिटर्न में डिक्लेयर करेगा कि मैंने क्रेडिट नोट इशू किया। तो जैसे सपोज आपने एक क्रेडिट नोट इशू किया कब, 31 अगस्त 21 को। अगस्त की ये जानकारी आपके अगले महीने की रिटर्न में चली जानी चाहिए या नहीं, हाँ। कब, 20 सितंबर 21 को, अगले ही महीने की 20 तारीख। अब आप भूल गए, तो मैक्सिमम टाइम क्या है आपके पास इस क्रेडिट नोट की जानकारी देने का। देखो पहला केस, या तो सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब तो 21-22 का एंड और उसका सितंबर मतलब 30 सितंबर का जब रिटर्न जाए, मतलब 20 अक्टूबर 22, यहां तक का समय आपके पास है। या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न की तारीख 31 दिसंबर है, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां तक आप वो इंफॉर्मेशन सबमिट कर सकते हो, यहां करना चाहिए था, अच्छा खासा टाइम आपको मिला, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और अगर आप डेबिट नोट इशू कर रहे हो तो आपको ये तुरंत बताना पड़ेगा। हाँ, क्रेडिट नोट में लायबिलिटी कम हो रही है तो बहुत सारा समय दे दिया, डेबिट नोट में लायबिलिटी बढ़ रही है तो बोल रहे हैं तुरंत बताना पड़ेगा भैया। 10 अक्टूबर को डेबिट नोट इशू किया, नवंबर के रिटर्न में ही आपको शो करना पड़ेगा। ये मैंने लिख रखा इमीडिएट, ये मैंने लिख रखा इमीडिएटली, ये लिखा हुआ इमीडिएटली, ठीक मालिक, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर रूल्स क्या है, तो टैक्स इनवॉइस में अलग अलग डॉक्यूमेंट के उन्होंने फॉर्मेट्स दे रखे हैं, ये सब आप रीडिंग लेके छोड़ सकते हैं, ये सब कॉमन है लगभग, इसमें से ज्यादा एमसीक्यू कुछ भी नहीं बनते। हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है एचएसएन कोड को लेकर, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 1 अप्रैल 2021 के समय आपको पिछले साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा। आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ या उसके बराबर है या उससे कम है, 5 करोड़ से कम या उसके बराबर है और 5 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या होगा, आपको एचएसएन कोड 21-22 में जो डालना है अपना, इसमें ये लिखा है एचएसएन कोड। ये क्या है सर, हम क्लासिफाई करते हैं गुड्स को जीएसटी में, गुड्स को क्लासिफाई करते हैं, सर्विस को क्लासिफाई करते हैं कि इस गुड्स पे कौन सा रेट लगेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स या सर्विस के समय हमको उस गुड्स को कैसे पहचानेंगे, सपोज ये भाई पर्स है, तो इस पर्स को कैसे पहचानेंगे, तो वो एचएसएन कोड से पहचानेंगे प्रोडक्ट को, उसी के सामने रेट लिखा होगा। इसके लिए क्या किया जाए, इसी के लिए उन्होंने बोला बॉस कि एचएसएन कोड डालना जरूरी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है और बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन सप्लाई है, तो 4 डिजिट एचएसएन कोड आपको डालना है, जो कि कंपलसरी है, रखना आ सकता है एग्जाम में। बिजनेसमैन टू कंज्यूमर है तो 4 डिजिट के डालना, लेकिन ये ऑप्शनल है, इच्छा हो तो डालो, नहीं तो रहने दो। लेकिन आप तो बड़े व्यापारी हो, 5 करोड़ से ऊपर का आपका लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर है, तो B2B और B2C दोनों में 6 डिजिट कोडिंग कंपलसरी है। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आराम से पढ़ के जाइएगा। कंसोलिडेटेड इनवॉइस हम मंथ के एंड में भी कर सकते हैं। अगर आपका एक दिन का सप्लाई 5000 से ज्यादा हो तो कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी 9394 वाला जो सेक्शन हम पढ़ते हैं ना आरसीएम में, तो 94 आरसीएम में आप ऐसा कर सकते हो। आरसीएम में 94 अगर आपका आ रहा हो, दिख रहा है अब आपको, ओके, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। आरसीएम में 94 अगर आ रहा हो तो आप एट द एंड एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी इशू कर सकते हो फॉर सप्लाईज विच आर कवर्ड अंडर 94, जिनका एक्सीड कर जाए अमाउंट 5000 रुपए से ज्यादा। अगर आप क्या करते हैं एक्सपोर्ट, तो इनवॉइस पे सीधे सीधे लिखना, ये वो सप्लाई है जो बाहर जाएगी, ये वो सप्लाई है जो एसीजेड यूनिट को जाएगी, ये वो सप्लाई है जो एसीजेड डेवलपर को जाएगी। उससे क्या होगा सर, आपके आईजीएसटी अप्लाई नहीं होगा, या तो है ना, तो क्लियर लिखना कि आप आप आईजीएसटी इंपोज नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये सप्लाई एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट की जा रही है।
चलिए मालिक, ये बाकी हम देख चुके हैं। 200 रुपए वाला क्लॉज, ये बार बार रिपीट हुआ 200 रुपए वाला क्लॉज। चलिए एक नई चीज और आ गई, वो है बिजनेसमैन टू कंज्यूमर में। ध्यान से देखिए, क्यूआर कोड भी आपको इशू करना पड़ेगा, क्यूआर कोड भी आपको इशू करना पड़ेगा। एक और खास बात जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की वो था साहब क्यूआर कोड। ध्यान रखिएगा, अगर आप बिजनेसमैन टू कंज्यूमर भी डील कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके आज तक किसी भी एक साल में, किसी भी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा, आपको क्यूआर कोड लगाना पड़ेगा। B2C इनवॉइस पे आपको क्यूआर कोड भी इंपोज करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई हमने पढ़ लिया, टाइम लिमिट हमने ऑलरेडी पढ़ ली, देखो 30 दिन पढ़ लिया, 45 दिन पढ़ लिया। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जाएं, ये रिपीटेशन है, पूरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर ई इनवॉइसिंग। आजकल इनवॉइस फिजिकल से लिखने की जगह ई इनवॉइस भी हो रही है। B2B ट्रांजेक्शन पर ही अप्लीकेबल है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। B2C पे अप्लीकेबल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये कहां से निकलेगी सर ये पोर्टल से निकलेगी और ऑनलाइन पोर्टल से निकलेगी। तो ई इनवॉइसिंग से अब बिल वगैरह की दिक्कत आप कभी नहीं आएगी। कभी ये नहीं होगा कि अरे मेरे सेलर ने मुझे ये नहीं दिया या मुझे वो नहीं दिया, सब डिजिटली आपको इनवॉइस दिखने लग जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। बोलिए मालिक, हाँ या ना। अब क्या हुआ, ई इनवॉइसिंग कौन करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखो ध्यान से देखिएगा, ई इनवॉइसिंग क्या बोला गया, मैंडेटरी किया गया इसको 1 अक्टूबर 2020 से। कौन से व्यक्ति के लिए, ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा रहा हो किसी भी ईयर में, ध्यान रखना एनी ऑफ द ईयर, है ना। अब क्या हुआ फिर धीरे से, जैसे ही आया 500 करोड़ का, कब आया था 1 अक्टूबर 2020 को, फिर धीरे से उसको चेंज करके कहां पे ले आया भाई ये, 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ की लिमिट। ध्यान रखिएगा, तो 500 भूल जाए, 50 को याद रखें, 50 को याद रखें। पिछले 3-4 सालों में से 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, इन 4 साल में कभी भी अगर आपका टर्नओवर किससे ज्यादा गया, गवर्नमेंट घिरती जा रही है, मतलब धीरे धीरे 500 करोड़ से 100 से 50 पे आ गई, तो मालिक आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान रखिएगा। ई इनवॉइसिंग के लिए फॉर्म नंबर कौन सा जाएगा, GST INV 01। क्लियर मालिक, ध्यान रखना। तो ई इनवॉइसिंग होती जा रही। ई इनवॉइस का कंसेप्ट किस किस पे अप्लाई नहीं होता वो याद करो, इंपॉर्टेंट है। सर देखो ये लोग बड़े लोग थे, ACZ इंश्योरर, NBFC, GTA वाले लोग, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल, ये सब बड़े लोग हैं। पैसेंजर सर्विस में वो टिकट दे देता है तो ई इनवॉइस क्यों देगा, ऐसे ही फिल्मों में भी हमको टिकट मिल जाता है तो ई इनवॉइस क्यों देगा अलग से। और ये सब तो बड़े वाले लोग थे। क्या बैंक आपको एक ट्रांजेक्शन करने पे ई इनवॉइस इशू करे बार बार, इनको बाहर करो, परेशान हो जाएंगे ये बेचारे, ये परेशान हो जाएंगे इनको अगर इनवॉइसिंग बोल दिया तो। और पैसेंजर सर्विस वाला भी बोल रहा है कि सर फ्लाइट की टिकट रहती है, रेलवे की टिकट रहती है। फिल्म वाला भी बोल रहा है सर हमारा फिल्म का टिकट पूरा ही अलग रहता है, मल्टीप्लेक्स का ध्यान रखना। तो इन लोगों को इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सिंगल प्लेक्स लेके बैठे हो, तो सिंगल थिएटर लेके बैठे हो तो फिर आपको इनवॉइसिंग करना पड़ सकती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती आजकल। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इनवॉइस जनरेट कहां से करें सर, 10 अलग अलग पोर्टल दे दिए, ये इनवॉइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ई इनवॉइसिंग का अब का डाटा क्या है सर, टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर। किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा चला गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, HSN कोड, एक आपका QR कोड और एक आपका ये ई इनवॉइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा सर, एग्जम्प्टेड सप्लाई सेक्शन 10 वाले लोग इशू करेंगे। इसमें बस वो क्या नहीं लिखेंगे, टैक्स नहीं लिखेंगे, बाकी सारा कंटेंट सेम। रिसिप्ट वाउचर में क्या आता है सर, एडवांस, तो बस ये नया जुड़ जाएगा, बाकी का बाकी पूरा फॉर्मेट वही जो इनवॉइस में होता है, ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर एडवांस लेते समय आपको तय नहीं हो पा रहा कि हम जो गुड्स या सर्विस देंगे उस पर क्या रेट लगेगा, अगर रेट तय नहीं हो तो 18% लगा देना। नेचर ऑफ सप्लाई तय नहीं हो तो हमेशा इंटर स्टेट मान लेना, अभी तो एडवांस के समय। जब आपको कोई एडवांस पेमेंट करता है और अभी ट्रांजेक्शन बाद में बदल सकता है, बेटर है 18% और क्या मान ले, इंटर स्टेट सप्लाई मान के अभी तो उसका एडवांस पेमेंट के लिए क्या बना दिया जाए, रिसिप्ट वाउचर बना दिया जाए। रिफंड वाउचर में नई चीज क्या है, रिसिप्ट वाउचर का नंबर होना जरूरी है जिससे पैसा आया था और जो पैसा हम वापस कर रहे हैं ये रिफंड आ जाएगा, बाकी सब सेम, इससे ज्यादा मत पढ़ना। पेमेंट वाउचर में क्या होगा सर, जो अमाउंट पेड है वो नया है, बाकी तो रेट वगैरह सब पुराना है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस और डेबिट क्रेडिट नोट में मेन वर्ड क्या है सर, रिवाइज्ड इनवॉइस वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी सब वो के वही डिटेल्स है। डेबिट क्रेडिट नोट में मेन क्या सर, सप्लायर का नाम पहले भी था, मेन तो है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट और डेट ऑफ इशू।
और खास बात, ये जो आप चेंज करते हुए काय में करते हो, ओरिजिनल इनवॉइस में करते हो, तो उस ओरिजिनल इनवॉइस का नंबर बताओ जिससे ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट लिंक हो पाए। इतनी डिटेल ही आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कुछ स्पेशल केसेस में हम पढ़ते थे आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, याद आया क्या, कि विद्योदय की जो मेन ऑफिस है, विद्योदय का जो मेन ऑफिस है, उसकी अलग अलग 3-4 जगह ब्रांचेस भी हैं। सारे ट्रांजेक्शन विद्योदय से होते हैं, सारे बड़े पेमेंट्स विद्योदय से होते हैं। विद्योदय पे हेड ऑफिस पे सिर्फ ट्रांजेक्शन होते हैं, वर्किंग पूरी यहाँ पे होती है ब्रांचेस पे। अब क्या करेंगे, अब आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, आईएसडी बन सकता है विद्योदय और अपनी ब्रांचेस को अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है जो सारी क्रेडिट यहाँ पे इकट्ठा हो रही है उसकी। इसी के लिए बोला गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, जिसमें सबसे पहले तो वो अपना नाम पता और आईएसडी लिखेगा, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, किसको रिसीव करवा रहे हैं, इन 3 ब्रांचेस में से ये क्रेडिट किसको जा रही है, सबको जा रही है तो सबके नाम, एक को जा रही है तो एक का नाम, और डिजिटल सिग्नेचर। ध्यान रखना, आईएसडी अगर बैंकिंग कंपनी, आईएसडी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, तो टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट वो इशू कर सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आया? तो आईएसडी का कंसेप्ट क्या था सर, अपना क्या होता है, मेनली बड़ी कंपनीज में सारे कॉन्ट्रैक्ट एचओ से होते हैं। सपोज मैं सीए जो है 3 ब्रांचेस का ऑडिट करेगा, आप सीएस हो, सपोज अब 3 ब्रांचेस का सेक्रेटरियल ऑडिट करोगे, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एचओ से होंगे, पेमेंट भी एचओ से जाएगा, तो अपन जीएसटी का बिल बना के यहीं दे देंगे ना भाई, ब्रांच वाइज थोड़ी ना देंगे। अब सारी क्रेडिट इकट्ठा कहाँ हो रही है, यहाँ पे। बोलो आईएसडी याद आया क्या, मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी आपको बताया था, बोलिए दोस्तों, हाँ या ना, है ना? तो जो भी है उन सब का डिटेल यहाँ पर जाना जरूरी मान लिया जाएगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए कि आप टिकट भी इशू कर दोगे तो चलेगा। जीटीए जो होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती है, ट्रक वाला, सिंपल भाषा में जो रोड से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो भी क्या इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस कर सकते हैं, जिसमें मेन वर्ड उनको क्या लिखना होगा, तो ट्रक वाला मेनली क्या लिखेगा, यही ना कि उसके ट्रक में कितना गुड्स लोड किया गया था, उनका ग्रॉस वेट क्या था, कंसाइनर कौन था, कंसाइनी कौन था, यही चीज तो लिखेगा। कहां से गुड्स लिए थे और कहां गुड्स ड्रॉप करने थे, तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ये सब अपनी वो जीटीए में डिटेल लिख देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सब बातें थी मालिक, स्पेशल केसेस हो गए। पहला स्पेशल केस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। दूसरा स्पेशल केस हमारे पास है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं ड्यूरिंग अ मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये चाहें तो इनको ये भी एक सुविधा दी गई। बोलो, है ना? और तो और इनको आपस में भी 45 दिन का वो टैक्स इनवॉइस वाला रूल तो है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ, उसके लिए ये एंड ऑफ द मंथ पे ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली हमने ये भी पढ़ा B1 टू B2, ब्रांच 1 टू ब्रांच 2 अगर ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप क्वार्टरली इशू करोगे। देखो ये पढ़ा था अभी हमने ऊपर, है ना, ऊपर ही पढ़ा था ना सब B1 B2 वाला। इसके पहले बैंकिंग कंपनी के केस में कहाँ गया, ऊपर की तरफ पढ़ा है हमने। आओ, ऊपर नीचे हो गया वो, कौन से पेज पे था भाई? हाँ 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 हाँ, कौन से पेज पे था, चलिए देखिएगा एक बार और, या मुझे अभी इमीडिएटली मिल नहीं रहा है। रिवाइज्ड इनवॉइस हो गया, ये 31(2). देखिए, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस कैन बी इशूड विद इन 30 डेज, एक है 45 डेज बैंकिंग वगैरह के लिए, और ये B2B करते हैं तो ये हर क्वार्टर एंड पे या उसके पहले ये इशू कर दिया करेंगे। तो दादा ये था सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट सारे याद मत करना, हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं। आखिरी पार्ट, डिलीवरी चालान। ओ, डिलीवरी चालान कब इशू होता है, सबसे पहली बात तो ये देखो, डिलीवरी चालान एक तो 3 कॉपी में जा रहा है, एक ओरिजिनल फॉर कंसाइन, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनर। अपने लिए क्या बेच रहे हो, क्या भेज रहे हो, ऐसा बोले, लिक्विड गैस, ये गुड्स के तौर पर नहीं जाती, पाइपलाइन से जाती है, इसलिए यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा, डिलीवरी चालान। सिमिलरली आपकी फैक्ट्री से गुड्स निकल रहे हैं तो भाई सप्लाई लग जाएगा, जीएसटी लगाना पड़ जाएगा। आप बोल रहे हो नहीं, अभी मैं अपने जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स भेज रहा हूँ, वो वापस इसको रिपेयर करके या ठीक करके या प्रोसेस करके भेजेगा, आप डिलीवरी चालान दो। क्यों सर, अपन ने बोला था दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो कुछ तो डॉक्यूमेंट लगेगा,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर अदर देन रीजन ऑफ सप्लाई, मतलब रिपेयर वगैरह के लिए जा रहा हो, तो ऐसे में आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाओगे? डिलीवरी चालान का यूज कीजिएगा। बोलिए मालिक, है ना। तो बैंकिंग कंपनी को एक तो 45 डेज का ऑप्शन है, एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का भी इनको ऑप्शन दिया गया है। क्लियर। डिलीवरी चालान रूल 55 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस किस केस में डिलीवरी चालान इशू करना है। अच्छा, सप्लाईज इज रिक्वायर्ड टू इशू अ टैक्स इनवॉइस आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, ऐसा कब होगा? जब गैस वगैरह का केस हो। तो देखो ये पाइपलाइन से क्या जा रही है? गैस। तो अभी तो डिलीवरी चालान इशू करो कि आप 100 MT इतने मेट्रिक टन गैस छोड़ रहे हो, फाइनली जब वो रिसिपेंट बोल दे कि मेरे पास 100 नहीं 95 मेट्रिक टन ही पहुंचा, बाकी तो पाइपलाइन में रह गया 5, इसी तो होगा। मीटर लगाते हैं इसीलिए कितना सप्लाई हुआ, बाद में इसके लिए आप ये गैस वगैरह के लिए बाद में इनवॉइस इशू कर देना। बोलो, कई बार गुड्स टुकड़ों में ले जाने पड़ते हैं, पार्ट्स में, बड़ी बड़ी मशीन से, जिसके लिए क्या वर्ड होता है? एसकेडी सीकेडी। एसकेडी क्या था? सेमी नॉकडाउन, जैसे कि अपना वो आरओ भी आता है तो टुकड़ों में आता है, अपना ये सीलिंग फैन टुकड़ों में आता है, घर पे आके जुड़ते हैं। सेमी नॉकडाउन पोजीशन पे मशीन आती है, कंप्लीटली नॉकडाउन, बड़ी मशीन को टुकड़ों में ले जाना पड़ता है, बैचेज में ले जाना पड़ता है, लॉट में ले जाना पड़ता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला सप्लायर पूरी एक इनवॉइस बना देगा बिफोर डिस्पैच, डिस्पैच से पहले एक पूरी इनवॉइस बना देना। फिर क्या करोगे? एक डिलीवरी चालान इशू करना। आप 10 टुकड़ों में गुड्स भेज रहे हो तो 10 बार ट्रक जाएगा, तो हर एक ट्रक के पास आपका डिलीवरी चालान होना चाहिए, इनवॉइस का रेफरेंस दे देना, और जो आखिरी लॉट होगा उसके साथ आप ओरिजिनल इनवॉइस भी भेज देना, ताकि रास्ते में अगर पुलिस वाला जीएसटी वाला कोई रोके तो ट्रक वाला क्या बोलेगा? देखो देखो देखो, ये रहा मेरे पास डिलीवरी चालान, ये रहा ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी, ये रहा इनके साइन। ओरिजिनली मान लो ये आपको यहां से यहां तक 100 कार भेजनी है, याद आया मारुति वाला किस्सा? 100 कार भेजनी है, 4 बार 5 बार जाएगी टुकड़े टुकड़ों में, तो सर उसको डिलीवरी चालान दे दो, उसको सर्टिफाइड कॉपी दे दो इनवॉइस की, आखिरी इंस्टॉलमेंट जब जाए आपकी कार की उसके साथ ओरिजिनल इनवॉइस भी दे देना। तो आपको ये केस मेरा याद आ गया होगा, मारुति दिल्ली से मारुति इंदौर पर डिलीवरी हो रही है। चलिए साहब, बात करते हैं अब अकाउंट्स की रिकॉर्ड। अकाउंट्स रिकॉर्ड कहाँ रखना है? 2-3 मेन बातें, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली या मैन्युअली अकाउंट्स तो रखने ही रखने। सेल्फ असेसमेंट कब करना है सर? रिटर्न नॉर्मली हम 20 तारीख को भरते हैं, अप्रैल का 20 अप्रैल, मई का 20 मई, नॉर्मली मंथली है। कुछ केसेस में हम इसी रिटर्न को कैसे भरते हैं? क्वार्टरली भी भरते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स का रिटर्न कितनी बार भरेगा सर? एक बार भरेगा एनुअली। प्लेस ऑफ मेंटेनेंस क्या होगी सर? जहां जहां बिजनेस है वहां वहां अकाउंट्स रखो। रिकॉर्ड्स के नेचर क्या होंगे? अरे सर देखो, रिकॉर्ड्स के नेचर क्या होते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड, इनवर्ड आउटपुट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, क्रेडिट से। अपने को क्या मतलब है? इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और नेट। तो 3 बातें तो ये हो गई। ये किस पे आता है? परचेज पे। ये किस पे आता है? सेल पे। तो इसका डिटेल, और आखिरी में स्टॉक का डिटेल। इतनी सी बातें रखना है। बोलिए मालिक, अगर आप वेयर हाउस चला रहे हो, आप गोडाउन चला रहे हो, गोडाउन ऑपरेटर हो, गुड्स स्टोर करते हो, तो फिर आपको अपने हर कंसाइनर का डिटेल रखना पड़ेगा, हर कंसाइनी की डिटेल रखना पड़ेगी। साथ ही साथ और किसको ये फॉलो करना है? देखो क्या क्या रिकॉर्ड रखोगे। एक तो कौन कौन से गुड्स या सर्विस इंपोर्ट हुए, कौन कौन से ऐसे हैं जिसपे आरसीएम लग रहा है, ऐसे लोग जिन्होंने गुड्स रिसीव कर लिए उन लोगों के नाम, और जिन्होंने सप्लाई करे उनके नाम, पते, नेम एंड एड्रेस। ऑडिट क्या सबको कराना पड़ेगा सर? मैंडेटरी कब है? देखो 2 करोड़ से ऊपर CSW से ऑडिट करवा लेना। लेकिन क्या हटा दिया? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की अब जरूरत नहीं है, इतना सा वर्ड ध्यान रखना। ऑडिट के समय पहले रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनता था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। बोलो मालिक, ये एक बड़ा चेंज हुआ। और क्या ध्यान रखेंगे? हाँ, हम जब फाइल करेंगे तो एक तो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एनुअल रिटर्न कब तक जाना चाहिए? 31 दिसंबर 22। साथ ही साथ ऑडिटेड स्टेटमेंट भी आप रखवा देना, ये 2 चीजें आप रखवा दीजिएगा। ये 2 बातें ही हमको ध्यान रखनी। एक पीरियड पे क्वेश्चन आ जाए, कितने समय तक अकाउंट्स के रिकॉर्ड हमको संभाल के रखने? 72 मंथ। कहां से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। अब मुझे बताओ आपका फाइनेंशियल ईयर क्या? 21-22। ओके, एनुअल रिटर्न कब फाइल करोगे? 31 दिसंबर 22। यहां से बोला गया 72 मंथ्स। क्या मतलब? 72 मंथ बोलने का मतलब है, क्या बोला जाए? 72 मंथ का मतलब है हम यहाँ 31 दिसंबर 28 तक ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। बोलिए मालिक। तो भाइयों 72 मंथ का अच्छा खासा टाइम पीरियड आपको दिया गया है, रिटेंशन अच्छा खासा मांग रहा है आपसे। फिर मैंडेटरीली किस किस को रिकॉर्ड रखना है दोस्तों? मैंडेटरीली किस किस को रिकॉर्ड रखना, देखिए ये सब हम देख चुके हैं। नेट अमाउंट शो करना जरूरी है। इसके अलावा ये जो सर्विसेज गुड्स इंपोर्ट की है, इसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपने जो सर्विसेज वगैरह ली, सप्लाईज ली, गुड्स लिया, इसके अलावा जो भी नेम एंड एड्रेसेस परचेजर और सेलर्स के, वो सब भी डिटेल रखनी है।
नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, वो है नेक्स्ट कंसेप्ट ई वे बिल। अभी तक क्या होता था, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में ये ट्रक वाला बेचारा ट्रांसपोर्टर है, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये अपना खुद का मैनुअली वो बनाता था। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं भाई, जब एक्स से वाई को गुड्स आएंगे ना, तो हमको पूरे रास्ते की भी डिटेल चाहिए, गुड्स कब चले क्या चले, ताकि हमको समझ पड़े कि सचमुच सेल हुई भी है, ये सिर्फ फर्जी इनवॉइसेस, फर्जी ट्रांसपोर्टर्स बिल बनाकर ही काम चला रहे। इसके लिए ई वे बिल का कौन सा रूल आया, रूल नंबर 138 टिक करें, इंपॉर्टेंट है ये। कब ई वे बिल शुरू करना है, जब आप कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो कंसाइनर हो, चाहे वो कंसाइनी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है, when they causes the movement of goods, okay, of consignment value greater than 50,000, 50,000 रुपए से ऊपर के मूल्य का अगर आप गुड्स कंसाइनमेंट में डाल रहे हो, आइदर फॉर सप्लाई और अदरवाइज किसी भी पर्पस के लिए निकालो, बोलो भैया। और इनवर्ट सप्लाई हो रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, आप ले रहे हो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड को दे रहा है, तो भी ई वे बिल इशू किया जाएगा। कब, बिफोर द मूवमेंट। कैसे, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली निकलेगा। ये एक केस हो गया, अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को बेचा तो एक तो आरसीएम लग गया। साथ ही साथ ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन। अगर ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ और कंसाइनमेंट हैंड ओवर हो गया ट्रांसपोर्टर को, तो क्या करें, तो सर ट्रांसपोर्टर डिटेल डाल दे, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ट्रांसपोर्टर खुद डाल दे तो और बढ़िया है। आपको ई वे बिल का एक नंबर जनरेट हो जाएगा, तीनों लोगों के पास वो नंबर रहेगा, सप्लायर, रिसीवर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, रिसीवर, ट्रांसपोर्टर, दोनों तीनों के पास वो नंबर रहेगा। गवर्नमेंट के पास भी वो नंबर रहेगा। गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर ट्रक रोकेगा, रुको 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 रुको, चलो साइड में लो, तो वो बोलेगा देखो ये रहा ई वे बिल, बोलो भैया। अगर आपके ट्रक पे एक से ज्यादा लोगों के गुड्स हैं, तो आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी इशू कर सकते हो। अब सबसे पहले कौन करेगा ये हमने समझ लिया, कब इशू करना है, तो बोले वैल्यू कितनी है भाई। चलो मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो तो ई वे बिल खत्म हो जाएगा। पहला, ई वे बिल इशू कब करना है, सर जब कंसाइनमेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000। दूसरा, कौन करेगा, सर कंसाइनर, कंसाइनी या ट्रांसपोर्टर, कोई भी कर सकता है, बस उनका रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। अगर अनरजिस्टर्ड ने सप्लाई किया हो तो सर तो भी रजिस्टर्ड पर्सन ही ई वे बिल जनरेट करेगा। कंसोलिडेटेड कब कर सकते हैं, सर एक ही ट्रक पे एक से ज्यादा कंसाइनर या कंसाइनी के गुड्स हैं तो कंसोलिडेटेड इशू कर सकते हैं। इसके बाद आती है सर मेन बात, ही 50,000 कैसे गिनना, कैसे गिनने का मतलब, दो एग्जांपल लो भैया। सपोज आपके गुड्स की वैल्यू है 44,000, में यहां से देखोगे तो ये 50,000 से कम है, लेकिन जैसे ही जीएसटी जोड़ेंगे 50,000 से ऊपर है। तो मुद्दा आया सर, हाउ टू काउंट 50,000, विदाउट जीएसटी या विथ जीएसटी। तो उन्होंने बोला विथ जीएसटी आप देखना भैया, विथ जीएसटी आप देख लेना। अगर 52,000 हो गया मतलब 50 से ज्यादा मान लेंगे, ई वे बिल यहां पर रिक्वायर्ड है। बोलिए मालिक हाँ कि ना, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, उस पर जीएसटी भी दे रहे हो, और एग्जाम सप्लाई भी कर रहे हो, तो ये एग्जाम सप्लाई हटाकर देखना। आपने तो अपने इनवॉइस में सब लिख दिया था, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जीएसटी, टोटल कितना हुआ 75,400। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है एग्जाम सप्लाई हटा के देखेंगे कि 50 है या नहीं। तो इस केस में जीएसटी के साथ देखना भैया। अगर ये जीएसटी 3,000 ही होता तो 47 ही हो पाता, 47 हो पाता तो ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको ये सिखाई। तो क्या क्या लेना है 50,000 में, वैल्यू हाँ, टैक्सेस हाँ, एग्जाम सप्लाई ऐड हो तो लेस कर देना, एड ही नहीं हो तो कोई बात ही नहीं। अगला, टाइम लिमिट क्या है सर ई वे बिल जनरेट करने की, और कितने समय तक ये ई वे बिल वैलिड होगा। ध्यान से सुनो, ये हमने पढ़ लिया वैल्यू में क्या क्या आएगा। अब है टाइम लिमिट, या आखिरी पार्ट, ध्यान से सुनिएगा। ई वे बिल जो जनरेट होगा वो वैलिड होगा एक दिन में 200 किलोमीटर का एरिया आपको कवर करना है। इसको मैंने ठीक करवाया था, पहले ये 100 था, आपको ये अमेंड करवाया था, ये 200 किलोमीटर। तो ये देखो ध्यान से नीचे, विद इन द कंट्री डिस्टेंस, अगर आप अप टू 200 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहे हो तो आपका एक दिन के अंदर वो कवर, एक दिन के लिए ही वो ई वे बिल वैलिड है। एक्सेप्ट दिस, ये क्या है समझाता हूं भाई, फॉर एवरी 200 किलोमीटर आपको और एक एडिशनल डे मिलता चला जाएगा। सपोज आपने ई वे बिल जनरेट किया 14 Feb 22 की दोपहर में 2 बजे, तो ध्यान रखना आपके दिन की काउंटिंग होगी 15 Feb, एक दिन पूरा 24 घंटे। यहां 200 किलोमीटर का कवरेज चाहिए। अगर आप 300 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहे हो तो बताओ आपके पास कितने दिन है। सर 200 किलोमीटर एक दिन में, तो 400 किलोमीटर 2 दिन में, मतलब 300 किलोमीटर के लिए आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी है, 2 दिन है। लेकिन ये 500 किलोमीटर हो जाए तो सर 3 दिन ई वे बिल की वैलिडिटी हो जाएगी। तो 15, 16 और 17 तारीख की रात को 12 बजे तक ये गुड्स पहुंच जाने चाहिए।
तो देखो ये गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है आपके मूवमेंट पे। बोले भैया तो फॉर एवरी 200 किलोमीटर 1 एडिशनल डे और दे दिया जाएगा। तो बोल, आप बोल रहे हो मेरे को 100 किलोमीटर का ही ट्रेवल करना है इंदौर से भोपाल, हम बोल रहे हैं ठीक है एक दिन बहुत है, एक दिन में पहुंच जाना चाहिए। आपने बोला 225 किलोमीटर है, मैं बोलूंगा 2 दिन अवेलेबल है आपके पास। आपने बोला 325 अवेलेबल है, तो भी मैं बोलूंगा 2 दिन ही है। आपने बोला 425, तो ये 200 इंटू 2 400 होता है, एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा 25 किलोमीटर के लिए आपको, ध्यान रखिएगा। फिर ओवर डायमेंशनल कार्गो जो होते हैं, जिसके लिए मैंने हैशटैग लगाया, ओवर डायमेंशनल कार्गो कौन से होते हैं, वो बड़े बड़े ट्रक जिन पे बाहर भी सामान बहुत सारा निकला हुआ रहता है। वो बड़े बड़े ट्रक के लिए आपको सिर्फ एक दिन में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 20, और फॉर एवरी एडिशनल 20 एक दिन आपको मिलता जाएगा। तो अक्कल क्या लगानी है, देखो इधर, अगर आप 710 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहते हो और आप ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं हो, तो मैं इसको 200 से डिवाइड करूंगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कितने दिन मिल जाएंगे मेरे को, 4 दिन। अगर आपने 15 जनवरी की रात को, 15 जनवरी के दिन अगर आपने ये निकाला था, चाहे वो 4 बजे निकाला हो, 15 जनवरी को रात को 11:59 पे निकाला हो, हम मानेंगे कि यहाँ 16 तारीख से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। मतलब जिस दिन ई वे बिल जनरेट करो उसको काउंट मत करना, नेक्स्ट डे से 16 तारीख की सुबह 12, जिसको अपन रात को 12 बोल देते हैं ना, 15 तारीख की रात को 12 बजे मतलब 16 तारीख की सुबह 12 बजे, 12 AM लिख रहा हूँ भाई, PM नहीं, AM लिख रहा हूँ, वहां से काउंटिंग करेंगे तो 16, 17, 18 और 19, ये 4 दिन आपको मिल गए। अगर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो है, 710 डेज, 710 किलोमीटर आपको कवर करना है, 710 को 20 से डिवाइड करो, 36 डे मिल जाएंगे आपको, चेक कर लीजिए। तो ध्यान रखना 16 तारीख से 36 डे रात की 12 बजे तक आपको ये पहुंचाने हैं गुड्स, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मैंने आपको ये नोटिंग भी करवाया था। तो ये ई वे बिल से रिलेटेड मान लीजिए 6 क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने। कब कब आप ई वे बिल जनरेट नहीं करोगे, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हो सेक्शन 10 में और आपने लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक फाइल नहीं किया, स्टेटमेंट कौन सा, CMP 08 फाइल नहीं किया, तो मैं अब आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करने दूंगा। या आपने लगातार 2 महीने तक, लगातार 2 महीने 2 क्वार्टर तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया GSTR 3B, तो कहने का मतलब गवर्नमेंट धमका रही है। जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, अप्रैल गया उसका रिटर्न नहीं दिया, मई गया उसका रिटर्न नहीं दिया, गवर्नमेंट बोल रही भाई ये रिटर्न क्यों नहीं भर रहा, कैसे चमकाएं इसको, कैसे धमकाएं इसको, तो इसको बोल दो इसका ई वे बिल जनरेट ही नहीं होगा। अब ई वे बिल जनरेट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं गुड सेल ही नहीं कर पाऊंगा। बोलो भाई मेरा ई वे बिल जनरेट ही नहीं हो रहा तो मैं गुड सेल नहीं कर पाऊंगा। हाँ परचेज कर सकता हूँ, परचेज क्यों, अरे सर वो तो सेलर जनरेट करेगा ना मेरा बिल, आई कैन परचेज बट आई कैन नॉट सेल। तो मैं अगर परचेजर हूं तो दूसरा व्यक्ति ई वे बिल जनरेट करके मेरे को दे देगा, मैं डिफॉल्ट पे हूं, मेरे को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। अब मैं सेल करते समय कोई भी ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी सेल रुक जाएगी, तो गवर्नमेंट प्रेशर बढ़ा रही कि भैया रिटर्न्स फाइल हो जाने चाहिए। बोलिए मालिक, आई बात समझ में। रिटर्न्स क्या है सर, ये डिटेल्स हैं जिसमें हम जीएसटी के बारे में सारी डिटेल डालेंगे। सबसे पहले आप रिटर्न सबमिट करो ताकि आपकी क्रेडिट मैच हो पाए, आपका क्रेडिट एक्सेप्ट हो पाए, कुछ गलतियां हो तो ठीक कर देना, और आखिरी में आप मैचिंग करके अपनी आउटपुट लायबिलिटी पे कर दो, रिडक्शन करवा लो। आउटवर्ड सप्लाई के समय आपको डिटेल देनी है सेक्शन 37 के हिसाब से। सारे सप्लायर जो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी ये रिटर्न फाइल करना है, कौन से फॉर्म में, GSTR 1 में। कब करना है सर, वैसे तो अगले महीने की 1 से 10 तारीख GSTR 1 जाता है, अभी इसको बढ़ा के 11 भी किया गया है ना। तो आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो यहाँ से, ये आउटवर्ड सप्लाई है, ये X आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, X आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है यहाँ से, ये अपने सारे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल कहाँ पे डालेगा, GSTR 1। तो X ने बेचा किसको, Y को, X ने बेचा किसको, Y को, Y ने जितने भी लोगों से खरीदा होगा वो जब अपना आउटवर्ड सप्लाई डाल देंगे तो Y का ऑटोमेटिकली क्या दिखने लग जाएगा, परचेज। बोलिए भैया आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल कब नहीं जाएगा, 11 से 15 तारीख में नहीं जाएगा, इसको बेसिकली 12 कर लेना चाहिए, क्योंकि 11 तारीख तो अभी हमने अलाउ कर दी, 11 तारीख अलाउ कर दी। बोलो फिर सेक्शन 38 इनवर्ट सप्लाई की डिटेल सर ऑटो पॉपुलेट होगी। ऑटो पॉपुलेट मतलब अगर एक्स ने 100 लोगों से खरीदा था, उन 100 लोगों ने GSTR 1 डाला होगा, अपना आउटवर्ड सप्लाई, उन लोगों की सेल ही एक्स की परचेज है, वो लोग सेल की डिटेल डाल देंगे तो एक्स का ऑटो पॉपुलेटेड दिखने लग जाएगा। GSTR 2 जो कि इनवर्ट सप्लाई का फॉर्म है उसके अंदर किस किस के ऊपर ये नहीं लगेगा, ISD के ऊपर नहीं लगेगा, ध्यान रखना, NRTP के ऊपर नहीं लगेगा, कंपोजिशन TDS TCS वाले और OIDR वाले लोग। तो देखो कहानी क्या है, अप्रैल का रिटर्न जाएगा मई में, 1 से 11 मई का समय दिया आउटवर्ड सप्लाई वालों के लिए, सब लोग अपनी अपनी सेल शो कर दो।
ताकि उनके जो परचेजर है उनको 12 से 15 में उनकी परचेज दिखने लग जाए। 16 से 20 तारीख जो बच रही है उसमें GSTR 3 भी फाइनल हो जाएगा, आपकी मैचिंग हो जाएगी। तो ITC मैच होगी कब तक? 20 तारीख तक। तो अप्रैल का फाइनल क्लोजर कब तक होगा? 20 मई तक होगा। तो 3 हिस्सों में डिवाइड करा उन्होंने। पहले आप अपनी सेल बता दो, सब लोग अपनी अपनी सेल बता दें ताकि आपके परचेज शो होने लग जाए दूसरे लोगों की। एक सभी सेल भी बता रहा है तो दूसरे लोग इसकी सेल बताएंगे तो इसकी परचेज दिखने लग जाएगी। एक्स ने वाई को बेचा, एक्स सेल बताएगा, वाई को परचेज दिखने लग जाएगी। ऐसे ही एक्स ने जितने लोगों से खरीदा था वो लोग अगर सेल बताएंगे तो एक्स की परचेज दिखेगी 12 से 15 में। ये रेक्टिफाई करवा सकता है फिर 16 से 20 में अगर कुछ इसको गलती मिलती है तो। ये 3 तरीके हो गए उनके। GSTR रिटर्न इस तरह से मैच हो जाएंगे, जैसी डिटेल मैच होगी आपका रिटर्न वैलिड हो जाएगा। मान लो वाई बोलता है कि एक्स से मैंने माल खरीदा ही नहीं, एक्स ने शो किया कि मैंने सेल किया, वाई ने बोला मैंने तो परचेज किया ही नहीं, तो वाई इसको रेक्टिफाई करवाएगा, बोलेगा कि ये परचेज मेरी है ही नहीं, जो एक्स दिखा रहा है मैंने एक्स से नहीं खरीदा। तो इस तरह से मैचिंग का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने लगाया और ऑटोमेटिकली रिटर्न फिर फाइल हो जाएगा। पेमेंट्स के लिए 3 तरह के लेजर थे हमारे पास, वो डिटेल हमने पढ़ा था, ई कैश, ई क्रेडिट और ई लायबिलिटी। आप जानते हैं क्रेडिट लेजर जिसमें आपकी सारी क्रेडिट इकट्ठा होगी और इसी से आउटपुट लायबिलिटी पे होगी। कैश लेजर जिसमें पहले आप डिपॉजिट करोगे अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ देना है तो, और इसी से आपकी आउटपुट लायबिलिटी पे होगी। ई लायबिलिटी रजिस्टर जितना जितना आपका आउटपुट टैक्स है वो यहाँ दिखेगा। ये तीनों पोर्टल, तीनों लेजर आपको गवर्नमेंट के यहाँ दिखेंगे। मैंने बोला था गवर्नमेंट को आप बैंक की तरह मान लेना। हमारे यहाँ जब डेबिट दिखता है बैंक में क्रेडिट दिखता है। तो ध्यान रखना जो हमारी लायबिलिटी है वो गवर्नमेंट की असेट है, तो गवर्नमेंट आउटपुट टैक्स यहाँ लिखवाएगी और आपके इन दोनों लेजर से पैसा आएगा। तो देखो हमने डायग्राम भी बनाया था, चेक करो, चेक करें। ये है लायबिलिटी लेजर जिसमें आपके टैक्सेज, इंटरेस्ट, फीस ये सब पे हो जाएंगे। ये है आपका क्रेडिट लेजर जिसमें ITC इकट्ठा होता जाएगा। ये 10 रुपए का ITC यहाँ आ गया, 36 रुपए का आउटपुट टैक्स है वो यहाँ आ गया। अब ये यहाँ सेट ऑफ होगा तो आउटपुट टैक्स को आप डेबिट कर रहे हो यहाँ पे, देखो ये सॉरी क्रेडिट लेजर डेबिट करके आउटपुट टैक्स को यहाँ क्रेडिट कर रहे हो, तो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट है ये। फिर एक्स्ट्रा पैसा कितना जमा करना है? 26। तो पहले 26 रुपया चालान से जमा तो करो, कौन से लेजर में? कैश लेजर में, और इसको फिर डेबिट करना और आउटपुट लेजर को क्रेडिट कर देना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मालिक ये पूरा मेथड ऑनलाइन चल रहा है, ध्यान रखना। ये पोर्टल आपको गवर्नमेंट क्या दिख रहा है, आप तो अपनी दुकान पर बैठ के ये हिसाब लगा रहे हो कि मेरा 10 रुपए का क्रेडिट है, 36 रुपए आउटपुट है, नेट मुझे 26 रुपए पे करना है। गवर्नमेंट बोल रही है ओके आपकी 10 रुपए की क्रेडिट हमारे यहाँ दिख रही है, आप 26 रुपए जमा करो, फिर इनको डेबिट कर देना और ये क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी आपकी 0 हो जानी चाहिए। बोलिए मालिक। तो ये हमने डिटेल में लेजर्स पढ़े थे, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट पढ़ा था। पेमेंट करने के तरीके आपके पास सब कुछ है, जो भी पेमेंट करो वो कैसे करोगे? ई पेमेंट करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS, NEFT, ओवर द काउंटर पेमेंट। आप मतलब बैंक में जाके अगर चालान जमा करना हो कैश में, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए पर चालान पर क्वार्टर या पर मंथ ही जमा कर पाओगे। मैक्सिमम पर टैक्स पीरियड आप 10,000 से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। बोले भैया तो बेटर है आजकल ऑनलाइन चलता, ऑनलाइन करो। पेमेंट किस में करोगे? PMT 06। बोलो कैश लेजर किस में मेंटेन होगा? PMT 05। फॉर्म नंबर थोड़ा सा याद करना, कभी कभार पूछ लेते हैं। कैश लेजर मेंटेन होगा PMT 05, पेमेंट होगा 06। बोलो भैया ये अमाउंट जो आप जमा करोगे ये क्रेडिट कैश लेजर में जमा हो जाएगा। इसका आपका CIN जनरेट होगा, बैंक से एक नंबर जनरेट हो जाएगा कि आपने इतना पैसा जमा कर दिया और आपके कैश लेजर में दिखने लग जाएगा। बोलो भैया आया ना? ध्यान रखिएगा जो भी अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल है वो किसी जो भी आप हेड बताओगे, आपको याद हो तो हमने बोला था हेड भी होता है। हेड मतलब अरे आपका ये क्रेडिट पड़ा हुआ है, अगर क्रेडिट लेजर है तो भैया CGST की क्रेडिट अलग आएगी, SGST की क्रेडिट अलग आएगी, IGST की क्रेडिट अलग आएगी। फिर आप जानते हैं सेट ऑफ के रूल्स हैं कि IGST किसी की भी मदद कर सकता है लेकिन CGST SGST की मदद नहीं कर सकता। तो जब यहाँ लायबिलिटी को खत्म करना होगा आउटपुट लेजर में, हम CGST, SGST और IGST भी तो लिखेंगे कि किसका किससे सेट ऑफ हुआ। तो भैया ये मेजर हेड्स है हमारे कि आपका क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में आप हेड तो बताओ आपने पैसा किस चीज का दिया है। ये क्रेडिट लेजर है, जब कैश में आप खुद जमा करोगे ये तो ITC है, कैश में आप खुद जमा करो तो भी बताना CGST का पेमेंट कर रहे हो, SGST का पेमेंट कर रहे हो कि IGST का पेमेंट कर रहे हो, उसी हिसाब से लायबिलिटी यहाँ खत्म कर देना। फिर इसके माइनर हेड्स बोलो क्या है? माइनर हेड है सर सबसे पहला टैक्स, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा फीस। बोलो ना CGST में कितना टैक्स देना है, SGST में कितना टैक्स देना है, SGST में कितना इंटरेस्ट देना है, ये आपके माइनर और मेजर हेड्स हैं। ठीक मालिक।
अब इन लेजर्स में क्या क्या आता है वो यहाँ दिया हुआ है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, मैंने आपको ये समझा भी दिया। रूल्स ऑफ सेट ऑफ हम आईटीसी में पढ़ते हैं, बोलो सबसे पहले हमने क्या रूल पढ़ा था, ये रूल्स ऑफ सेट ऑफ दिए हुए, ये रहा। आईजीएसटी कौन है, पप्पा, बताया था आपको आईजीएसटी कौन है, पप्पा। पप्पा सबसे पहले खुद की मदद करेंगे क्योंकि ये दूसरों के सामने झुकना पसंद नहीं करते। हाँ, ये बच्चों की मदद कर देंगे, चाहे सीजीएसटी की मदद हो चाहे एसजीएसटी की, ये दोनों बच्चे इनके, है ना। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, याद आया क्या। सीजीएसटी को हमने क्या बोला था, बड़ा भाई, और ये छोटा भाई, तो ये दोनों बच्चे हैं इनके। तो पापा पहले खुद की मदद करेंगे फिर इनकी मदद कर देंगे, किसी भी ऑर्डर में और किसी भी प्रपोर्शन में आप ये क्रेडिट सेट ऑफ कर सकते हो। सीजीएसटी पहले खुद की मदद करेगा तो बड़ा भाई पहले खुद की मदद करेगा, फिर जरूरत पड़ी तो आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, वो पापा की मदद कर सकता है। लेकिन आप जानते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी में आपस में नहीं बनती, इनके आपस में नहीं पड़ती, तो ये एक दूसरे की मदद कभी भी नहीं करेंगे, एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे। एसजीएसटी छोटा भाई है जो पहले खुद की मदद करेगा, फिर जरूरत पड़ी तो पापा की। बोलिए मालिक, हाँ या ना, क्लियर है। और ध्यान रखना ये पापा की मदद तभी करेगा जब बड़े भाई के पास पैसा खत्म हो जाए, जब बड़े भाई के पास पैसा खत्म हो जाए तो ही ये मदद करेगा, नहीं तो ये मदद नहीं करेगा। तो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आपको समझ में आया होगा, बोलिए दोस्तों, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ आपको समझ में आई, हमने आईटीसी में भी पढ़ा था। जब हम अमाउंट पे करेंगे लायबिलिटी लेजर में तो सबसे पहले क्या पेमेंट जाएगा, सबसे पहले मालिक पुराने टैक्स पीरियड के जितने टैक्सेस है वो खत्म होंगे। अगर आप 100 रुपए पे कर रहे हो तो मैं पहले आपके करंट मंथ की जगह पहले पुराने सारे लायबिलिटी खत्म करूंगा, ओके। फिर करंट मंथ की लायबिलिटी खत्म करूंगा, ओके। तो पहले पुराने पाप खत्म होंगे, फिर करंट ईयर के टैक्स, करंट मंथ के टैक्सेस आएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट का नॉर्मल रेट 18 है, अगर आपने फ्रॉडुलेंटली आईटीसी ली तो 24% का रेट आप पे लगाया जा सकता है। ये दोनों रेट पे एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखिएगा। छोटा भाई बड़ा भाई का एग्जाम्पल हमने देखा था, पापा का एग्जाम्पल हमने देखा था। यही पार्ट आप कहाँ यूज करते हो, आईटीसी चैप्टर में भी सेट ऑफ करते समय हम यही तो यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म। बोलो, तो पापा पहले खुद की मदद कर लें और फिर दोनों बच्चों में से किसी भी ऑर्डर में किसी भी अमाउंट में, बड़ा भाई पहले खुद की मदद कर ले फिर पापा की कर देगा, छोटा भाई पहले खुद की कर ले फिर पापा की कर देगा। लेकिन छोटा भाई मैदान में तभी आएगा जब बड़ा भाई का पैसा खत्म हो जाए, मतलब सीजीएसटी की क्रेडिट पूरी खत्म हो जाए, तो फिर वो पापा की मदद कर सकता है, एसजीएसटी। नेक्स्ट हमने लेजर्स देखे दोस्तों, लेजर्स में हमने ये सब कंडीशंस ऑलरेडी देख ली थी, आपको मैंने इसकी शीट भेजी थी, उससे आप रिवाइज कीजिएगा। जो मैंने आपको छोटा सा एक सिंगल शीट भेजा था कि डेबिट लेजर में क्या क्या आएगा और क्रेडिट में क्या क्या आएगा, डेबिट साइड क्या आएगा और क्रेडिट साइड क्या आएगा, ये हमने देखा था। रूल नंबर अगर याद रखने की इच्छा हो तो सिर्फ रूल नंबर याद रख लें। ये है लाइबिलिटी का 85, जिसमें डेबिट तरफ सारे टैक्सेस इंटरेस्ट फीस आएंगी, क्रेडिट में कैश लेजर से और क्रेडिट लेजर से पैसा आएगा तो जाके अकाउंट नील होगा। 86 जिसमें क्रेडिट लेजर है तो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ इकट्ठा होगी और इसका डिस्चार्ज करेंगे हम आउटपुट लायबिलिटी पे, है ना। अगर आप रिफंड भी मांगना चाहो तो मांग सकते हो। और कैश लेजर तो क्या था कैश लेजर में आप खुद पहले डिपॉजिट कर देना फिर वो अमाउंट यूटिलाइज किया जाएगा। अगर आपने फर्जी इनवॉइस या फर्जी डेबिट नोट के आधार पर क्रेडिट ली तो इसको फ्रॉड माना जाएगा। जैसे मैंने गुड सप्लाई किए ही नहीं, आपको सिर्फ इनवॉइस इशू कर दी और आपको क्रेडिट देने की कोशिश की तो ये फ्रॉड मान लिया जाएगा। तो 3 केसेस में फ्रॉड कब कब है, पहला मैंने इनवॉइस इशू कर दी जबकि गुड्स दिए ही नहीं है, पहला केस। इनवॉइस इशू कर दी पर गुड्स नहीं दिए, या डेबिट नोट इशू कर दिया गुड्स नहीं दिए। दूसरा, जिसने इनवॉइस इशू की वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फर्जी इनवॉइस पे आप क्रेडिट लेना चाह रहे हो। तीसरा, आपने गुड्स रिसीव ही नहीं। बोले मालिक, हाँ है ना। एक और बात क्या हुई, आपने क्रेडिट तो ले ली है ना, लेकिन ये जो टैक्स चार्ज था ये गवर्नमेंट को पे नहीं हुआ। तो फिर आपको मैं क्रेडिट लेजर यूज नहीं करने दूंगा क्योंकि आपने आपका टैक्स पे ही नहीं हुआ ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैंने आपको गुड्स बेचे, आपने मुझे टैक्स दे भी दिया लेकिन मैंने जमा नहीं किया, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। सर ये तो गलत बात है, लेकिन क्या करें, रूल यही है। नेक्स्ट, जो क्रेडिट ले रहा है व्यक्ति वही एग्जिस्टेंस में नहीं, ऊपर क्या था सर, सप्लायर एग्जिस्टेंस में नहीं था, नीचे सर रेसिपेंट एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो मैं आपको क्रेडिट यूज नहीं करने दूंगा। कैश लेजर में पहले आप खुद अपना टैक्स, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी ये सब जमा करो और इसको आउटपुट लेजर से सेट ऑफ कर लो। ये पेमेंट के तरीके थे, आपने देख लिया था। 10,000 से ज्यादा का हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे, कैश पेमेंट सिर्फ 10,000 तक का ही अलाउड है। हाँ, लेकिन आपके अगेंस्ट यदि गवर्नमेंट एक्शन लेती, जैसे आपको आपके यहाँ कुछ सीजर होता है या सर्च होती है, उसके तहत आपसे कोई चीज रिकवर की जाती तो आपके यहाँ जितना कैश मिलेगा गवर्नमेंट सब उठा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्लियर मालिक? ये था आपका पॉइंट किसका, लेजर्स का, इतना ही पॉइंट पढ़ेंगे चलेगा। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स कब होगा? देखो आपने रिफंड मांगा टैक्स का और इंटरेस्ट का, तो ये एप्लीकेशन से होगा। आप पहले अप्लाई करो गवर्नमेंट को, कब करोगे? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स। कहां से? फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। तो सर अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया, रेलिवेंट डेट क्या होता है? वहां से 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड मांगना पड़ता है। तो रेलिवेंट डेट देखें सबसे पहले। ये रहा रेलिवेंट डेट। अगर आपका एक्सपोर्ट का केस है और आप रिफंड चाहते हो, तो जैसे ही वैसल लीव कर दे इंडिया, 17 जुलाई को वैसल बाहर चला गया, तो यहाँ से 2 साल के अंदर आप रिफंड मांग सकते हो। अगर जमीन से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जैसी फ्रंटियर क्रॉस हुई, बाउंड्री क्रॉस हुई, आप अप्लाई कर देना। अगर जीरो रेटेड सप्लाई, ये किसको जाती है? सर ये जाती है एसीजेड डेवलपर, एसीजेड यूनिट। तो जैसे ही जिस साल आपका रिफंड अराइज हो, उसके एंड को हमने रेलिवेंट डेट माना, मतलब 31 मार्च 22। तो यहां से 2 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर रिफंड इसलिए अराइज हुआ क्योंकि आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, तो जिस दिन फाइनल असेसमेंट हो उसमें 2 साल जोड़ के इसके पहले पहले रिफंड मांग सकते हो। और अगर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स करा था, अब इन केसेस में कवर्ड नहीं हो, तो जिस दिन पे किया था उसके 2 साल के अंदर आप रिफंड मांग सकते हो। तो आपको ये 2 केसेस पढ़ने पड़ेंगे। एक तो ये जीरो रेटेड में पूछ सकते हैं कि रिफंड का टाइम पीरियड कितना होगा। कॉमन बात तो क्या है? एंड ऑफ रेलिवेंट डेट से 2 साल। तो रेलिवेंट डेट अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी ना, तारीख कौन सी तारीख से 2 साल, तो ये पढ़ के जाइएगा। क्लियर मालिक? चलिए साहब, ये 2 साल वाला समय हमने पढ़ लिया। और ये वाला, हाँ, अगर आप कौन हो, मेहमान हो हमारे, कौन हो मेहमान, मेहमान को क्या देते हैं अपन? यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर एम्बेसी या कंसुलेट वाले को यूआईएन मिला हुआ था, तो जिस व्यक्ति ने उसको सप्लाई की या वो व्यक्ति जो यूआईएन वाला मेहमान है अपना, वो रिफंड मांगेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सच सप्लाई वॉज रिसीव्ड। बोलो कोई सी तारीख बोलो। सर उसने मान लो 5 मई को कोई सप्लाई रिसीव की, इसका क्वार्टर एंड कब होता है? 30 जून। इस 30 जून से 6 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, तो उस मेहमान को पैसा वापस दे दिया जाएगा। बोले भाई, बोलिए मालिक। तो 6 महीने का समय 18 महीने भी किया गया, ठीक है। अनयूटिलाइज क्रेडिट वापस कर देना, ये किसके केस में? जीरो रेटेड सप्लाई में। एक रजिस्टर्ड पर्सन अनयूटिलाइज आईटीसी मांग सकता है। कब मांग सकता है? जब उसने जीरो रेटेड सप्लाई की हो। तो ये इंदौर का कोई व्यापारी, इसने जीरो रेटेड सप्लाई की एसीजेड को, तो वो क्या बोलेगा? मैंने सेल तो कर दी यहाँ से, मेरी क्रेडिट नहीं मिली मेरे को, तो प्लीज मेरी क्रेडिट वापस कर दो ना, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई है तो आउटपुट आई ही नहीं। दूसरा केस, वो क्रेडिट इकट्ठा कर ले, जैसे कि आपका इनपुट टैक्स का रेट कितना? 18% और आउटपुट टैक्स का रेट कितना है? 10%। तो वो हर बार क्या मांग रहा है? 8% का रिफंड मांग रहा है। तो ऐसे केसेस में अनयूटिलाइज क्रेडिट एक रजिस्टर्ड पर्सन मांग सकता है। कब कब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी? पहला, बाहर जाने वाले गुड्स पे क्या लग गई? एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो क्रेडिट नहीं मिलेगी। दूसरा, आपने कस्टम एक्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक मांग लिया, तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा। बोले मालिक, हाँ या ना? अगर ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन आ गई, उसके बाद उसको लगता है कि आपका क्लेम रिफंडेबल है, तो आपकी एप्लीकेशन आने से 60 दिनों के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा। तो मेरे लिए 2 टाइम इंपॉर्टेंट है, एक ये 2 साल एप्लीकेशन लगाने के लिए, एक ये 60 डेज में ऑर्डर पास हो जाएगा, एप्लीकेशन अप्रूव होती है। तो ध्यान रखना, आपका ये अमाउंट रिफंड का जो आप मांग रहे हो, या आपको देने की जगह एक फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने अपना बर्डन किसी और को शिफ्ट कर दिया था, आपने वो बर्डन खुद ने बियर किया ही नहीं था, तो फिर हम आपको वो रिफंड नहीं देंगे। क्लियर मालिक? इसी तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आप लोग दुकान लगा सकते हो। मेहमान जो अपने विदेशी पंछी हैं, वो सब बाहर जाएंगे ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो उनको टैक्स फ्री सप्लाई करने का बोल रही गवर्नमेंट। तो अब आप क्या बोलोगे? ओ भाई, आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट से? ओ भाई, मैंने जब परचेज किया, मैंने यहाँ पे जीएसटी पे किया, तो मेरे पास तो क्रेडिट इकट्ठा हो गई, लेकिन जब मैं बेच रहा हूँ तो आप बोल रहे हो मेहमान है अपने जो बाहर जा रहे हैं, इनसे जीएसटी मत लो, तो मुझे इसकी क्रेडिट तो दो, मुझे इसका रिफंड तो दो। तो ध्यान रखना 3-4 बातें। आपने जो परचेज की थी उस पर जीएसटी पे किया था, उसका इनवॉइस है आपके पास। फिर आप कहाँ खड़े हो? इंटरनेशनल टूरिस्ट को माल बेच रहे हो, इसमें आपका जीएसटी एंड डाल देना, तो आपको क्रेडिट वापस मिल जाएगी। अगर रिफंड लेट हो जाए तो आपको गवर्नमेंट कितने दिन देगा? 6% की ब्याज दे रही है, वो भी कब? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। बहुत देर है यार, बहुत टाइम है, ये याद रख लेना, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलिए मालिक, रिफंड कब कब मांगा जा सकता है? तो अभी हमने देखा, जब आप एसीजेड को सप्लाई करो या आपने आईजीएसटी पे कर दिया हो, तो उस आईजीएसटी को रिफंड मांग रहे हो।
एक्यूमुलेटेड आईटीसी इकट्ठा हो गई है आपके पास, टू एसीजेड सप्लाई, टू एक्सपोर्ट सप्लाई या बोथ। एक्यूमुलेटेड आईटीसी इकट्ठा हो गई है फॉर आरसीएम केस। आप रिफंड मांगी इसीलिए रहो कि आप आरसीएम में कवर्ड हो, इसलिए आपको आगे बढ़ के टैक्स जमा करना पड़ता है। तो आप तो टैक्स जमा कर देते हो यहाँ पे परचेस के समय, लेकिन आपका इधर एग्जाम सप्लाई है तो क्रेडिट मांग लो वापस। रिफंड ऑफ एनी बैलेंस जो कैश लेजर में पड़ा हुआ, प्रोविजनल असेंस के आपका केस चल रहा था, अपील चल रही थी, वो आप अपील जीत गए, प्रोविजनल असेसमेंट किया था पहले उन्होंने आपसे 100 रुपए ले लिए थे, जैसे 100 रुपए ले लेते, फाइनल असेसमेंट में लाइबिलिटी 90 ही निकली, तो 10 रुपए रिफंड मांगो ना विद इंटरेस्ट। बोलिए भाई, ये 2 इयर्स देख लिया अपन ने, एप्लीकेशन देख लिया, इसका फॉर्म नंबर देखना RFD01, RFD01 ध्यान रखिएगा। अगर सीटीपी एनआरटीपी आपको याद है कि आने से 5 दिन पहले अप्लाई करते थे और एडवांस टैक्स भी देते थे, अगर उनको रिफंड करना हुआ तो उनको लायबिलिटी एडजस्ट कर लेना और उनको रिफंड कर देना। जैसे उन्होंने 100 रुपए एडवांस टैक्स पे किया था, उनकी लायबिलिटी 70 बनी तो 30 रुपीज रिफंड। रिफंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के साथ लगाना। अगर रिफंड क्लेम 2 लाख रुपए से नीचे का है तो बस आपका डिक्लेरेशन सफिशिएंट है, आप लिख दोगे तो गवर्नमेंट विश्वास कर लेगी। और साथ ही साथ 2 लाख से ऊपर का रिफंड हो तो आपको सीए या सीडब्ल्यूए का एक सर्टिफिकेट भी चाहिएगा कि ये लायबिलिटी आपने किसी और को शिफ्ट नहीं की है, आपने ही बियर की, इसलिए आपको रिफंड कर दिया जाए। रिफंड ऑर्डर 60 दिन हम पढ़ चुके हैं। RFD 06, ये देखो ये फॉर्म थे, ये RFD 01 था, ये RFD 06 है। 60 दिन के अंदर नहीं आया, 6% इंटरेस्ट, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। ऑडिट 2 तरह का होता है दोस्तों, ये भी हमने देखा था। एक था जनरल ऑडिट। जनरल ऑडिट सेक्शन 65 में होता है। कब? जब कमिश्नर किसी ऑफिसर को ऑथराइज करता है आइदर बाय जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर कि किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का 1 या 1 से ज्यादा साल का ऑडिट किया जाए तो कर सकते। इसके लिए आप पहले उसको रजिस्टर्ड पर्सन को या बिजनेसमैन को नोटिस दो कि भैया हम आ रहे हैं 15 दिनों में ऑडिट करेंगे, आप रिकॉर्ड रेडी रखना। तो कब से माना जाएगा कि आपने ऑडिट शुरू किया? या तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट आपने कॉल की हो या एक्चुअल ऑडिट शुरू हुआ, विच एवर इज लेटर, तो माना जाएगा कि इस राम लिमिटेड को जो आपने नोटिस दिया था कि हम आ रहे हैं ऑडिट करने, तो उसने अकाउंट्स तो दे दिए लेकिन स्टार्ट बाद में हो पाया, तो विच एवर डेट इज लेटर। क्यों सर? जब ऑडिट होगा तो कमेंसमेंट की तारीख से 3 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए, तो कमेंसमेंट की डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है ना भाई। और एक्सटेंड कितना कर सकते हैं? 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन बना 3 + 6। 30 डेज के अंदर आपकी जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल हो जाए, रजिस्टर्ड पर्सन को बता देना। तो सेक्शन 65 एक जनरल ऑडिट है, किसी भी बिजनेसमैन का हो सकता है। उसको 15 दिन का नोटिस दे देना कि हम 15 दिन के बाद आएंगे, ऑडिट कर देना, रिपोर्ट बता देना, 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर देना। लेकिन जब आप स्पेशल ऑडिट बोलते हो सेक्शन 66 में, वो तभी होता है जब आप किसी बिजनेसमैन का केस कॉम्प्लेक्स मान रहे हो, जब आपको लगता है कि वो रेवेन्यू को, मतलब पैसे को, गवर्नमेंट को टैक्स का इवेशन कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, आपको लगता है कि उसने डाटा सही डिक्लेयर नहीं किया या ज्यादा क्रेडिट ले ली, कुल मिला के शक की स्थिति है, तो फिर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर के साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑडिट करवाने के लिए किसी सी या सीडब्ल्यू को नॉमिनेट कर देगा। ये सी या सीडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट नॉर्मली 90 दिन के अंदर देगा और एक्सटेंशन 90 दिन का हो सकता है। खर्चे कौन बियर करेगा सर? गवर्नमेंट खुद बियर करेगी खर्चे, मतलब ऑडिट फीस कौन बियर करेगा? गवर्नमेंट खुद बियर करेगी। बोलिए मालिक। ध्यान रखना, जनरल ऑडिट में कमिश्नर या कोई भी अथोराइज व्यक्ति, स्पेशल ऑडिट असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे का कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। ये जनरल या स्पेशल ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, ये नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को देखते हुए ही ऑडिट का ऑर्डर दिया जाएगा। सेक्शन 65, 66 नीचे के जो पार्ट हमने पढ़े, अकाउंट्स रिकॉर्ड, लेजर्स, रिफंड, इसके टाइमिंग और फॉर्म्स जरा से नोट कर लीजिएगा। और एक बार आखिरी के आधे घंटे का पार्ट और एक बार तेजी से सुन लेना, तो ये सब याद हो जाएंगे, ये सब याद हो जाएंगे। रेट 6% ही है जैसे, है ना जी। अपन ने लेजर्स के टाइप्स देख ही लिए थे डिटेल। मैंने आपको एक शीट भेजी थी जिसमें एक ही पेज पे तीनों लेजर का डायग्राम था, क्लियर? वो आपने नोट की होगी, वो आपके पास पहले से ही है। तो ये चैप्टर नंबर 15 ओवरऑल करीब करीब 10 क्वेश्चन तो कम से कम कवर करता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट मैंने पूरा सेपरेट कर दिया था, इसीलिए उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। इनवॉइस सेक्शन 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स और सर्विस का अच्छे से रट देना, अच्छे से याद कर लेना। फिर कल हम टाइम ऑफ सप्लाई वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अब आपने ये पढ़ लिया तो आपको टाइम और प्लेस वाला पार्ट जल्दी समझ में आएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। राधे राधे।